वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फिक्शन के जो हमारे पास में राइटर हैं, उन राइटर्स में से किसी एक के बारे में बात। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राइटर के बारे में। पहला जो राइटर है हमारे पास में वो कौन है? भवानी भट्टाचार्य जी है। कौन है? भवानी भट्टाचार्य। चलिए आज हम भवानी भट्टाचार्य जी के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे पास में ये 3 राइटर यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले जो राइटर है हमारे पास में भवानी भट्टाचार्य, दूसरे जो राइटर है हमारे पास में मंचेश मालगोवेस्कर हैं, और थर्ड हमारे पास में कौन है? खुशवंत सिंह जी हैं। तो सबसे पहले भवानी भट्टाचार्य जी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए, अब भवानी भट्टाचार्य जी के बारे में गाइज हम लोग बात करें तो भवानी भट्टाचार्य जी का जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ रहा है वो 1906 से 1988 तक रहा है। 1906 से 1988 तक रहा है। अब आगे हम बात करें पॉइंट की, तो ये टैगोर से और गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड थे। गांधी जी और टैगोर की विचारधाराओं से बढ़िया मेल जोल खाती थी इनकी विचारधाराओं की। ये तो प्रभावित थे, तो विचारधाराएं भी इनकी प्रभावित थी उसी से। एफिनिटी टू मुल्कराज आनंद, और ये मुल्कराज आनंद के बहुत अच्छे दोस्त थे भाई, मतलब उनको मानते थे कि हाँ भाई, लगाव था उन्हें मुल्कराज आनंद से। हिज नोवेल डिपिक्ट सोशल रियलिज्म, उनके नोवेल में सोशल रियलिज्म के बारे में दिखावा रहा। उनके नोवेल में क्या दिखाई दिया? सोशल रियलिज्म दिखाई दिया, है ना। समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें दिखाई दिया भाई नोवेल में। आगे देखते हैं। ही इज कन्विंस्ड दैट, वो कन्विंस हुए कि अ नोवेल मस्ट हैव अ सोशल पर्पस, कि अगर आप एक नोवेल बना रहे हैं तो नोवेल का एक सोशल पर्पस तो होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए, है ना। कोई भी अगर आप एक नोवेल बना रहे हैं तो उसमें एक सामाजिकता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में डिफाइन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब उन्होंने एक नोवेल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा सो मैनी हंगर्स। क्या नाम रखा नोवेल में? सो मैनी हंगर्स। सो मैनी हंगर्स का मतलब क्या हो जाता है? बहुत सारे भूखे। अब ये जो सो मैनी हंगर्स नोवेल है, क्विट इंडिया मूवमेंट बैकग्राउंड, मतलब जब ये स्टार्ट होता है सो मैनी हंगर्स, बैकग्राउंड में क्या चलता है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बात समझ में आ रही है? चलो भाई देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बंगाल माइन ऑफ 1943। अब बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है भाई, कि किस तरीके से 1943 में बंगाल का जो अकाल के बारे में बात चल रही है पूरी, है ना। बंगाल का अकाल कब हुआ? 1943 में। चलो भाई देखते हैं आगे। द लाइफ ऑफ काजुली, ये मेन कैरेक्टर है हमारा काजुली। एंड हिज फैमिली लिविंग इन अ ब्लेज, यह एक ब्लेज में रह रहे थे। कौन सा ब्लेज में? नॉन बरूनी। उस ब्लेज का नाम क्या था? बरूनी। द थीम ऑफ द नोवेल, नोवेल की जो थीम थी वो क्या थी? हंगर, भूख। अब हंगर कई प्रकार की थी। अब सर कई प्रकार की हंगर में क्या आ जाता है? तो जैसे हमारी भूख किसी अलग चीज़ की है, सामने वाले की भूख किसी अलग चीज़ की है। कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी है, उसको किस चीज़ की भूख रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तो उसको किस चीज़ की भूख रहेगी। जिसके पास सब कुछ है, हर एक चीज़ है, उसको किस चीज़ की भूख रहेगी। मतलब इस टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है नोवेल में। तो हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर फॉर फूड, हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर सेक्स, फॉर वेल्थ एंड फॉर फेम। तो यहाँ पे फ्रीडम की, फूड की, पावर की, सेक्स की, वेल्थ की और फेम की भूख रही है। अब ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन को रही है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को रही है, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। सबकी जो भूख है वो अलग अलग रही है। आई बात समझ में? द नोवेल ओपन्स विद अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो नोवेल है वो कब ओपन होता है?
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अनाउंस होता है, एंड और द बर्थ ऑफ राहुल्स डॉटर, और उस टाइम पर राहुल की डॉटर का बर्थ होता है, उस समय से ये स्टार्ट होता है नोवेल। एंड क्लोजेस विद द वर्ल्ड ऑफ टैगोर, और टैगोर जी के शब्दों के साथ ही क्लोज हो जाता है। एक और हमारे पास में नया नोवेल होता है, शैडो फ्रॉम लद्दाख। शैडो फ्रॉम लद्दाख कब आया? 1966। बिगिंस विद सुरुचि, और ये कब स्टार्ट होता है? सुरुचि के साथ स्टार्ट होता है, जो कि सत्यजीत की वाइफ होती है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है दोस्तों? उसके बाद की कहानी ये है टॉपिकल नोवेल। अब ये जो है एक टॉपिकल नोवेल है ऑन चाइनीज इन्वेजन इन 1962, मतलब 1962 में जो चाइना का इन्वेजन हुआ है ना, चाइना का जो इन्वेजन हुआ उस पर ये नोवेल बताया गया है। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, जिसकी पॉलिटिकल कंडीशन बताई गई है इसमें इंडिया की। चाइना एंड तिब्बत 1962, जब चाइना का विलय तिब्बत में हो रहा था, मतलब लद्दाख बॉर्डर पे जब चाइना ने क्या किया था, हमला किया था वहाँ पे, आक्रमण करने की कोशिश की थी, लद्दाख के कुछ पार्ट को अपने अंदर दबाने की कोशिश की थी, है ना। तो उस टाइम की ये बात बताई गई है यहाँ पे, तो उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन भी बताई गई है यहाँ पे इंडिया की। एक व्यक्ति था भास्कर रॉय, एक व्यक्ति था भास्कर रॉय, जो कि कौन था? अमेरिकन ट्रेंड सीईओ, स्टील कंपनी का एक सीईओ था, अमेरिकन ट्रेनिंग कंपनी का था, लेकिन रिजेक्ट हिज सरनेम, उसका सरनेम रिजेक्ट हो गया था। भास्कर रॉय, अब भास्कर रॉय के बारे में बात हुई, सुमेधा के बारे में बात हुई। अब ये जो सेंटेंस है गाइस, यहाँ पे जो बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो विचारधाराएं रही हैं, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू। अब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो किसके थ्रू सही किए जा सकते हैं, रिजॉल्व किए जा सकते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एंड कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू आपके जो रिजॉल्व हो जाएंगे, सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशंस थी वो यही थी, हमें रिजॉल्व करने थे कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आगे बढ़ो, आगे की कहानी देखो। अ ड्रीम इन हवाई, अ ड्रीम इन हवाई 1978 में आया है। इज डिजाइंड टू प्रोजेक्ट एन अकल्चरेशन between the materialism of the west and the spiritualism of the east। मतलब यहाँ पे पूर्वी आध्यात्म के बारे में बात हो रही है, और पश्चिमी सभ्यता, मतलब जो जिस तरीके से मटेरियलिज्म है, पश्चिमी वेस्टर्न मटेरियलिज्म है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि लाइक एज जैसे विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, पैसा हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। He provides ample realistic ideas of the Indian and American life। अब यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है, he provides, ही का मतलब किससे है? नीलो मुखर्जी से है, और ये नीलो मुखर्जी बाद में क्या बन जाते हैं? स्वामी योगानंद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्वामी योगानंद। जब नीलो मुखर्जी रहते हैं तब ये किससे प्यार करते हैं? देवजनी से, है ना, लेकिन बाद में ये क्या, स्वामी योगानंद बन जाते हैं। लेकिन पुनः जब ये देवजनी को देखते हैं तो इनकी जो सन्यासी गिरी है ये डूबने लगती है, लेकिन अपने आप को कोशिश करते हैं ये कि भाई हम अपने सन्यासी पे बने रहें, है ना, उसकी मान मर्यादा बनाए रखें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास में, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चलो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि स्वामी योगानंद जी जो हैं वो क्या बात करते हैं? स्पिरिचुअलिज्म की, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या, वेस्टर्न कल्चर की बात होती है, और वेस्टर्न में जैसे आपका विज्ञान, जैसे कि अभी मैंने बताया साइंस के बारे में बात होती है, मनी के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे जो समरी है अ ड्रीम इन हवाई की, इसका जो सारांश निकलता है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है ना, इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें कोई भी कंडीशन चलानी है, अगर हमें देश को अच्छे से चलाना है, तो केवल आध्यात्म की ही ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें हमें उसके साथ साथ क्या चाहिए? विज्ञान की भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है। हाँ, तो
अगर हमें चलाना है भाई, अच्छे से कोई देश चलाना है, कोई भी कंडीशन चलानी है, तो उसमें विज्ञान का, पैसे का और स्पिरिचुअलिटी का आपसी सामंजस्य होना जरूरी है। ये आपके यहाँ पे सारांश आपका बताया गया है, पूरा कंप्लीट का कंप्लीट। क्लियर है? यही कंडीशन है ड्रीम इन हवाई में 1978 में। क्लियर है? बढ़ो आगे। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में बताता जाऊंगा, बाकी आपको ओवरव्यू बस करने हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है, कुछ हमारे पास में नोबल है जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट है, सो मैनी हंगर्स 1947 में आया है। म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952 में। ही हु राइड्स अ टाइगर कालो 1954, ये कालो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड मीरा 1960 में आया है। तो जो आपके पास में इम्पोर्टेंट है, एक ये हो गया, शैडो फ्रॉम लद्दाख हो गया, आ ड्रीम इन हवाई हो गया। ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट है, भवानी भट्टाचार्य जी की नोवेल। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ सो मैनी हंगर है वो कब आया? 1947। आपसे पूछ लिया जाएगा शैडो फ्रॉम लद्दाख कब आया? 1966। आपसे पूछ लिया जाएगा ड्रीम इन हवाई कब आया? 1978। क्लियर हुआ? ये क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाएगी। आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1947, फिर 66 और फिर 78। बढ़ते हैं आगे। अब कुछ उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी दी गई हैं। देखिए दोस्त, क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से डिटेल्ड वाइज देखना है क्रोनोलॉजी को। आपको जो यहाँ पे इंडियन राइटर्स के बारे में बताया जा रहा है वो डिटेल में बताया जा रहा है। आपको यहाँ से सारे इंडियन राइटर्स के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद हमने बताया आपको 5 तारीख से आपको PYQ सीरीज, MCQ सीरीज मिलने लगेगी, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, चलो फिर हम और शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं। शॉर्ट स्टोरीज क्या है? स्टील अवेक द अदर स्टोरीज, इनके अवार्ड्स रहे हैं। अवार्ड्स में क्या क्या रहा है इनके पास में? इसके पास में साहित्य अकेडमी अवार्ड रहा है, शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए मिला 1976 में, सॉरी 1967 में, है ना। और लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पे रहे हैं, और डिस्टेंट ड्रम 1960 में रहा है। आपको ये देख लेना है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें कब मिला? 1967 में। किसके लिए? शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए मिला। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने मनमोहन मंगोलकर के ऊपर। चलो भाई, मनमोहन मंगोलकर जो है 1913 से 2010 तक ही रहे हैं। अबाउट द इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के बारे में बताते हैं। एंड डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करते हैं इट्स कोड एंड ट्रेडिशन, कोड को और ट्रेडिशन को, बाय वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी किरण गौड़, किरण गौड़ की स्टोरी बता के ये डिस्क्राइब करते हैं कोड और ट्रेडिशन को, जो कि क्या होती है? एन ऑफिसर ऑफ द फोर्थ सतपुरा राइफल्स, सतपुरा राइफल्स की फोर्थ ऑफिसर, सतपुरा राइफल्स की फोर्थ ऑफिसर ही रहती है ना। फोर्थ सतपुरा राइफल्स की एक ऑफिसर ही रहती है, कौन? किरण गौड़ रहती है। उसके बारे में ये कहानी करके बताते हैं। जिसके बारे में कहानी बताते हैं किरण गौड़ के बारे में, उसमें किसकी कहानी बताते हैं? कोड एंड ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, बड़े आगे। बर्मा कैंपेन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बर्मा कैंपेन इसमें रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बर्मा कैंपेन रहा है। और उसमें हिज लव अफेयर्स रहा है विद बीना सोनल, बीना और सोनल के साथ, बीना और सोनल का लव अफेयर। एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द आर्मी। आई बात समझ में? मतलब क्या है कि यहाँ पे और क्या बात हो रही है? उनके अनुभव की बात हो रही है, ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड पॉलिटिकल इंटर रेफरेंस के बारे में, है ना। इनकॉम्पिटेंस और पॉलिटिकल इंटर रेफरेंस के बारे में बात हो रही है कि आर्मी में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और किसका एक्सपीरियंस रहा है? इनकॉम्पिटेंस का एंड पॉलिटिकल इंटर रेफरेंस का रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका एक और वर्क आता है, कॉम्बैट ऑफ शैडो 1962 में आया है। कब आया है? 1962 में आया है। देख लीजिए, देयर इज अ इनकम्प्लीट स्टोरी है, एक इनकम्प्लीट स्टोरी रहती है ना। अरे इनकी अधूरी कहानी रही है यहाँ पे, है ना। किसकी अधूरी कहानी रही है? गौरी एंड जुगल किशोर की। चलो भाई आगे देखते हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, ठीक है। और क्या रही है हमारे पास में? अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। लो भाई, आपके पास में अब आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास में नोबल दिया गया है 1963। लो भाई, वन ऑफ द बेस्ट नोबल। देखो भाई, अ पिक्चर ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, इसमें जो हमारे भारतीय राजाओं की स्थिति है वो बताई गई है कि भाई जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे भारतीय राजाओं की स्थिति क्या थी। एंड देयर मैजेस्टिक कल्चर वन साइड एंड देयर फॉल एंड डेक्लाइन, देखो बताया गया कि उनकी दुर्दशा क्या थी। मंगोलकर हैड सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी, जो मंगोलकर थे वो इंडियन आर्मी में जॉब करते थे। एंड हैड डिपिक्टेड, और उन्होंने दर्शाया, क्या दर्शाया, दिखाया, क्या दिखाया, द प्लाइट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन विच ही पोर्ट्रेट थ्रू एन इमेजनरी स्टेट बेगवार, मतलब एक इमेजनरी स्टेट रहा है जिसका नाम उन्होंने बेगवार रखा था। उसके माध्यम से उन्होंने जो इंडियन प्रिंसेस रहे हैं उनका कल्चर बताया, उनका क्या दुर्दशा बताई कि ब्रिटिश रूल में उनकी दुर्दशा कैसी थी, है ना, उसके बारे में दिखाया। आगे देखो भाई, दक्कन प्लेटो रूल्ड बाय राजा हिरोजी, राजा हिरोजी के द्वारा दक्कन प्लेटो को रूल किया जा रहा था। अपोजिट कैरेक्टर क्या थे, द महाराजा हिरोजी, हिरोजी एंड हिज सन अभय, मतलब महाराजा हिरोजी और उसका पुत्र, ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर थे। वर कॉन्ट्रोवर्शियल इन देयर ओपिनियन, जो कि एक दूसरे के ओपिनियन पर बिल्कुल नहीं मानते थे। एक दूसरे के क्या करते थे, अगर किसी ने कोई बात बोली तो ये लगता था नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करें, कॉन्ट्रोवर्शियल चलता रहता था। लेकिन दोनों बहादुर थे। कैसे थे दोनों, बहादुर थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे और बहादुर थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे भाई, आगे की कहानी क्या है। प्रिंस अभय द मेन प्रोटोगोनिस्ट, प्रिंस अभय मेन प्रोटोगोनिस्ट था नोबल का। इज डिपिक्टेड एज अ यंग मैन, उसको एक यंग मैन की तरह दिखाया। विद अ लिबरल इंग्लिश एजुकेशन, उसको इंग्लिश एजुकेशन का फुल ऑफ नॉलेज था भाई, है ना। और वो ये इस तरीके से दिखाया गया नोवेल में कि उसके बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उसको आइडिया से भरा पड़ा है उसका दिमाग जो है, और बेगवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस टाइप में दिखाया है नोवेल में। मंगोलकर डील विद द फ्रीडम स्ट्रगल, मंगोलकर ने डील की फ्रीडम स्ट्रगल में भाई, है ना भाई, जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है और पार्टीशन रही है उसके बारे में भी देखो भाई। आगे देखते हैं, अ बेंड इन द गेंजेस, गेंजेस को हम गंगा भी बोल सकते हैं, गेंजेस जो है प्रोनाउंसिएशन फॉरेन कंट्री में गेंजेस बोलते हैं गंगा जी को। अ बेंड इन द गेंजेस 1964, अब 1964 में एक और हमारे पास में कंडीशन आई, अ बेंड इन द गेंजेस की, है ना। उसमें क्या है, इट्स ओपन विद द सिविल डिसोबीडियंस, यह ओपन तो होता है, कब होता है, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट के टाइम ओपन होता है, अर्ली ऑफ द 1930s, और एंड होता है द पार्टीशन राइट्स इन पंजाब, पंजाब में जो दंगे होते हैं उस टाइम पे ये बंद होता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी देखो भाई, इट इनकम्पेसेस द स्वदेशी मूवमेंट, इस स्वदेशी मूवमेंट में द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, है ना, जो फ्रीडम फाइटर्स की एक्टिविटी रही हैं, द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत रही है, द ब्रिटिश रिट्रीट फ्रॉम रंगून, ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश सैनिकों का रंगून से बाहर जाना, द बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन, बॉम्बे डॉक का एक्सप्लोजन होना, है ना, बम फटना वहाँ पे, द डिवीजन ऑफ इंडियन 1940-70 का डिवीजन बताया गया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोवेल ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह वन ऑफ द बेस्ट नोवेल है पार्टीशन ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, द नोवेल मेनली फोकसेस, जो नोवेल है वो मेनली फोकस करता है ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्री यंग मैन, थ्री यंग मैन पर। वो थ्री यंग मैन कौन कौन है, जियान तलवर एक हो गया, दूसरा है आप पुअर ब्राह्मण यंग मैन, एक गरीब ब्राह्मण है यंग मैन है, हु कम्स टू दूरियाबाद, जो दूरियाबाद आया हुआ है फॉर हिज कॉलेज स्टडी के लिए। एक है आपके पास में देवी दयाल, वांट टू टेक रिवेंज, देवी दयाल अब रिवेंज चाहता है, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्यों, ही विटनेसेस हिज मदर बीइंग मोलेस्टेड बाय अ ड्रंकन ब्रिटिश सोल्जर, एक ब्रिटिश सोल्जर जो कि ड्रंक किए हुए था, उसने मॉलेस्ट किया उसकी माँ को, इस वजह से वो क्या रिवेंज चाहता है। और आगे कौन है, सैफी उस्मान, अ यंग मुस्लिम, एक यंग मुस्लिम है, हुज फादर वॉज द विक्टिम ऑफ द जलियांवाला बाग ब्लड बाथ। ठीक है,
उसके पिता जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक जलियांवाला वाले हत्याकांड में शहीद हुए थे, है ना, या मारे गए, उसके बारे में कहानी बताई गई है। तो कौन कौन है? जियान तलबर, ब्राह्मण, यंग ब्राह्मण, है ना, और कौन है आपके पास में? सैफी उस्मान। ठीक है, चलो भाई अब देखो आगे। अब आगे की कहानी देखते हैं। जियान तलवार अ पुअर यंग ब्राह्मण है हु कम्स टू दुरियाबाद कॉलेज स्टडी। देवी दयाल वांट टू टेक रिवेंज। जियान तलवार यंग मैन हो गया आपके पास में, देवी दयाल हो गया और सैफी उस्मान हो गया। तो हमारे पास में जियान तलवार, देवी दयाल और सैफी उस्मान ये दिए गए हैं। आगे देखो भाई, आगे की कहानी क्या है। जियान बिलीव्स इन नॉन वायलेंस। जियान जो है वो नॉन वायलेंस में बिलीव रखता है, अहिंसावादी व्यक्ति है। There is Devi and Sefi, members of a terrorist outfit called the Freedom। मतलब देवी और सेफी टेररिस्ट के मेंबर हैं भाई, है ना, एक जो उनका टेररिस्ट का पूरा ग्रोह है ना, जो ग्रुप है उसके मेंबर हैं, और उसको एक नाम उन्होंने दिया है द फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स, है ना। अब देखो, बिलीव इन वायलेंस, वो वायलेंस में बिलीव रखते हैं भाई। देखो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है नोबल। दीज फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द हनुमान क्लब। अब ये जो फ्रीडम फाइटर हैं ये अपने आप को हनुमान क्लब का बताते हैं, है ना। ऑस्टेंसिबली फॉर फिजिकल कल्चर, जो कि किसके लिए? फिजिकल कल्चर के लिए। बट इट इज़ रियली इंटेंटेड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है नोबल में। डिससेटिस्फाइड विद गांधीयन नॉन वायलेंस, मतलब वो क्या गांधी जी के नॉन वायलेंस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बोलते हैं भैया अपन तो वायलेंस करेंगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, कोई एक मारेगा हम 50 मारेंगे, इस तरीके से। देखो आगे। दीपाली द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ बासु। दीपाली जो होती है वो बासु की वाइफ होती है। इज अट्रैक्टेड बाय अ मुस्लिम, एक मुस्लिम के द्वारा अट्रैक्ट किया गया उसे विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। लो भाई, एक मुस्लिम के द्वारा उसे अट्रैक्ट करके एक इलेक्ट्रिक बल्ब को उसके मुंह पे फेंक दिया, जिससे उसकी सुंदरता खत्म हो गई। राम 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 भाई, देखो क्या है कहानी, आगे देखो। अब देखते हैं आगे। While the Muslim stand for Jinnah, the Muslim League had a bend in the Ganges shows गांधी। जो a bend in the Ganges है ये गांधी जी के बारे में बताती है। द ग्रेटेस्ट अपोनेंट, ये ग्रेटेस्ट अपोनेंट रहे हैं ऑफ द पार्टीशन के। द स्टेंच चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और ये ट्रू डिवोटी थे भाई, है ना, बहुत बड़े सत्यवादी समर्थक थे ऑफ नॉन वायलेंस के। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे क्या? क्या वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्या? वेकअप इंडियन इंडिपेंडेंस, और इंडिया की स्वतंत्रता के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल थे। अब टुवार्ड द एंड ऑफ द नोबल, नोबल के अंत में आपके पास में थ्रू डेवी मंगोलकर रेज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेज करते हैं। हु हैड बॉर्न, जीता कौन, गांधी और ब्रिटिश। अब गांधी जी जो थे वो तो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकता ना टूटे, ये तो साथ में रहे, है ना, लेकिन फिर भी टूटे। गांधी जी थे जो देश है वो एक बना रहे, लेकिन फिर भी टूटा। तो जीता कौन, गांधी या ब्रिटिश? ठीक है, ये लास्ट में क्वेश्चन बना रहता है, ये आप सभी लोगों के लिए। अब आप अपने विचार इस पर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। जी हाँ, अब देखो आगे। द टाइटल ऑफ द नोवेल A bend in the Ganges signifies a very important turning point of the story of the nation. The Devil's Wind, नाना साहब स्टोरी 1972 में आया है। Can be considered the first perfect historical novel of Indian, ये फर्स्ट परफेक्ट हिस्टोरिकल नोवेल है इंडियन इंग्लिश फिक्शन में। इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ नाना साहब, इसमें नाना साहब की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। द कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर ऑफ हिज स्टोरी, अब इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। बढ़े आगे। जी हाँ, अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ नोवेल दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। डिस्टेंट्रम 1960 में आया है, इसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है ना, क्रोनोलॉजी पे हमें इस पे काम करना है। डिस्टेंट्रम 1960, कॉम्बैट ऑफ शैडो 1962, द प्रिंसेस 1964, अ बेंड इन द गेंजेस 1964, और द डेविल्स विंड नाना साहब स्टोरी। 1 2 3 4 5 इन सभी का क्रोनोलॉजी आप याद कर लेना, लर्न करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहाँ एक नोट डला हुआ है, उस नोट में देखिए
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही बिलीव्ड आर्ट, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है वो बिलीव करता है आर्ट में, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, कि भाई आर्ट जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंट ड्रम, इसमें आर्मी लाइफ के बारे में बताया गया है। कॉम्बैट ऑफ शैडो, टाइटल फ्रॉम गीता, ये कहाँ से लिया गया? टाइटल फ्रॉम गीता से, है ना, गीता के टाइटल से है भाई, गीता से। द प्रिंसेस अवहराज, प्रिंस ऑफ बैकवार्ड के बारे में बताया गया। अवेंडन गेंजेस, है ना, यहाँ गेंजेस करना था, ये पार्टीशन नोबल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ ये अबेंड इन द गेंजेस कब आया, है ना, कब आया? 1978 में आया क्या? देखो भाई, देखो कब आया। अभी अवेंड इन गेंजेस 1964 में आया, ठीक है। कब आया? 1964 में, है ना, 1964 में आया भाई। और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? 1964 में। 1967 में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया था। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं, है ना। तो 1964 में आया और 67 में अवार्ड मिल गया। चलो भाई आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे पास में खुशवंत सिंह, जिनके बारे में हम करेंगे कल की क्लास में चर्चा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल, बने रहिए हमारे साथ में और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।